नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैमिली। तो आज का जो कालांश होने वाला है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो मैं आपके लिए लिख आया हूँ। प्रश्न नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायक है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को विपरीत करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों को व्यवहार को समझने में सहायता करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि तो इसके अंदर सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए सहायता करता है। जो प्राथमिक शिक्षक होता है उसके अंदर जो बच्चे होते हैं वह होते हैं 6 से 8 तक के, 1 से 5 तक के। तो उसके अंदर जो बच्चों का सामान्यतः व्यवहार को समझने में सहायता करनी चाहिए, बालक किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसके लिए मनोविज्ञान एक बहुत अच्छा विषय है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है एक अच्छा शिक्षक होता है, एक बालक होता है, शिक्षण की प्रक्रिया होती है और विद्यालय होता है। तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है वह होता है बालक होता है, एक बालक होता है जिसको बाल मनोविज्ञान केंद्र बिंदु माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। तो इसके अंदर जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर 4, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की सभी विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में सबसे मुख्य स्थान होता है वह होता है बालक का। एक बालक होता है तभी मनोविज्ञान उसके बालक के अनुसार जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उद्देश्य होते हैं उन्हें निश्चित करती है। प्रश्न नंबर 5, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसके अंदर जो सही उत्तर होगा वह होगा बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। प्रश्न नंबर 6, प्रारंभ में मनोविज्ञान किस विषय का अंग था? प्रारंभ में मनोविज्ञान किसका विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्कशास्त्र का, भौतिकी का। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 1, दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र विषय का अंग था। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? सामाजिक दर्शन, विकल्प नंबर ए। बी, मीडिया दर्शन। सी, शिक्षा मनोविज्ञान। डी, शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर सी, शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान इस क्षेत्र के साथ संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विकल्प नंबर बी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता। विकल्प नंबर सी, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। विकल्प नंबर डी, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर ए से होगा बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बच्चे पहले से ही सीख कर आते हैं, जो उनको परिवार माहौल के अंदर जो सीखने को मिलता है बच्चे उस ज्ञान का सृजन करते हुए फिर विद्यालय के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर ए वह सही होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम मतलब सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह विकल्प सही है क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक अलग क्वालिटी होती है। हर बच्चा हर क्षेत्र के अंदर परफेक्ट नहीं होता है। कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र होते हैं जिनके अंदर बच्चा अपने आप को अच्छा व्यक्त कर पाता है और वह कार्य जब वह करता है तो अपने आप को सहज महसूस करता है। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर बी से होगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का
और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए हैं। यह कथन किसका है? विकल्प नंबर ए टीचनर का, विकल्प नंबर बी विलियम वुंट का, विकल्प नंबर सी वुडवर्थ का, डी मैकडोल का। तो इसके अंदर जो परिभाषा है ये वुडवर्थ महोदय के द्वारा दी गई है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए हैं। यह वुडवर्थ का कथन है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से कौन से शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? विकल्प नंबर ए अंतर्दर्शन, विकल्प नंबर बी बहिर्दर्शन, विकल्प नंबर सी अवलोकन, विकल्प नंबर डी प्रयोगीकरण। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ जो विधि होती है वह होती है विकल्प नंबर ए अंतर्दर्शन विधि। इसके माध्यम से एक अध्यापक होता है जो बालक जो सोचता है, विचार करता है, उसके बारे में अध्ययन करता है। इसे अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। विकल्प नंबर ए बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, विकल्प नंबर बी कक्षा की समस्याओं का समाधान, विकल्प नंबर सी बालक केंद्रित शिक्षा, विकल्प नंबर डी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। तो इसके अंदर जो मनोविज्ञान की एक सीमा है वह है विकल्प नंबर डी होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, उसकी अलग अलग क्षमताएं होती है। हर क्षेत्र के अंदर वह अलग अलग होता है। जैसे शारीरिक रूप से कोई बालक मजबूत होता है, मानसिक रूप से कोई दूसरा बालक मजबूत होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है कि वे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सही तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्याओं से पीड़ित हैं। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन करने से, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने से, सीखने के तरीकों का अध्ययन से, और विकल्प नंबर डी है संचार माध्यमों का अध्ययन करने से। तो इसके अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? विकल्प नंबर ए मानव व्यवहार का अध्ययन इससे है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना यह भी है, सीखने के तरीकों का अध्ययन करना अधिगम के अंदर आ जाता है, और विकल्प नंबर डी है संचार माध्यमों का अध्ययन, यह शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। तो विकल्प नंबर डी है जो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान की प्रकृति है? मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान एक कला है, मनोविज्ञान एक विज्ञान है, एक विद्यात्मक विज्ञान है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सही होगा वह होगा विकल्प नंबर सी, मनोविज्ञान एक विद्यात्मक विज्ञान है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? अब बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो देखते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। यह कथन असत्य है, क्योंकि बच्चों को पहले ही ज्ञान होता है। क्योंकि बालक जब 6 वर्ष का होता है तब वह विद्यालय आता है। तो 6 वर्ष तक बालक को कुछ न कुछ तो सीखा ही होता है। विकल्प नंबर सी, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, लेकिन जरूरी नहीं है सभी बच्चों को कष्ट हो। कुछ बच्चे सीखते हैं, बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। यह नहीं कि प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है वह वही सीखता है। बच्चा घर पे जाकर भी सीखता है, समाज से सीखता है, सभी लोगों से सीखता है। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, यह सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। एक मिनट। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? विकल्प नंबर ए जड़ ने, विकल्प नंबर बी राइस ने, विकल्प नंबर सी विलियम वुंट ने, विकल्प नंबर डी कॉलिंस और ड्राइवर ने। प्रयोगात्मक विधि को सबसे पहले विलियम वुंट के द्वारा, विकल्प नंबर सी है जो सही हो जाएगा, विलियम वुंट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान विकास की एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? शैक्षिक मनोविज्ञान विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? विकल्प नंबर ए स्किनर द्वारा, विकल्प नंबर बी सी वी गुड द्वारा, विकल्प नंबर सी जेम स्टेफन द्वारा, विकल्प नंबर डी सी एच जूड द्वारा। तो इसके अंदर जो सही होगा वह होगा जेम स्टेफन। प्रश्न नंबर 17, शैक्षिक मनोविज्ञान विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा जेम स्टेफन के द्वारा दी गई थी। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान, व्यावहारिक विज्ञान, मनोविज्ञान,
शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान आधारभूत विज्ञान ये किसने कहा था? यह अपने स्किनर ने कहा था। प्रश्न नंबर 20 आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है वह होगा व्यवहार का अध्ययन, जिसे आज हम व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। तो ये हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।